तो जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस। तो धन्यवाद, नमस्कार एंड गुड इवनिंग सभी को। मैं एक शराबी, मेरा नाम हितेश। आई होप मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लियर है बिल्कुल। जी। तो आज के दिन शराब के मैं पहले घोट से दूर हूँ। एक ही मदद मेरी इच्छा और कि अब तक मैं शराब को दूर रख पाया हूँ, जरूरत पड़ी नहीं है। आज मेरे शराब से दूर होके 8 दिन और 36 बरस पूरे हुए हैं। तो मैंने जो बोला कि शराब की जरूरत नहीं पड़ती है या ईश्वर की कृपा है, मेरी इच्छा है, तो इसमें बहुत कुछ डेप्थ में है। लेकिन अपनों को मेरे जो सब्जेक्ट है, मैं आता हूँ अभी 2-3 दिन पहले स्मृति जी का मैसेज आया। मैं पिंक सिटी ऑनलाइन में कई बार ज्वाइंट हुआ हूँ, मगर हम लोग ज़्यादा करके लॉकडाउन पीरियड में बहुत मीटिंग किया है मैंने। ग्लोबल लॉकडाउन, पिंक सिटी और खड़गपुर, दूसरी असम की मीटिंग्स होती है, शिलोंग में बहुत। लेकिन अभी फिजिकल मीटिंग शुरू होने के बाद मैंने ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत कम है। ज़्यादा करके सुबह में प्राइमरी पर्पस में ही रहते हैं, तो वहाँ से ही हमारी पैदल। तो मैं सभी ए ग्रुप से मेंबर्स सभी का आभारी हूँ जो मुझे 36 बरस में शराब को दूर रख पाया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये जानकारी दूं कि मैं ए में कैसे आया था। दूसरा स्टेज आएगा कि मैं ट्रेडिशंस के संपर्क में कैसे आया हूँ, और मेरे जीवन में मैं ट्रेडिशंस कैसे देख रहा हूँ और मैं कैसे पाल रहा हूँ। मैं 1 to 1 ट्रेडिशन जाऊंगा नहीं डेप्थ में, एक एक शब्द को पकड़ के भी चल सकता हूँ। या जैसे मैंने बताया कि मैं ट्रेडिशन के संपर्क में कैसे आया हूँ और मैं कैसे पाल रहा हूँ अपने व्यक्तिगत जीवन में और बाहर के जीवन में भी। तो मैं ए में आया, पहली मीटिंग मेरी हुई थी 23 अगस्त 1986। आज से करीब 39 बरस और 6 महीने पहले। जबकि मैं शराब बंद कर चुका था, और ऐसे ही 58 दिन शराब बंद होती तो मैं घर में बैठा था। शनिवार की शाम को एक ए मेंबर मेरे घर पे आए। मैं मेरे कमरे में था। मेरी पत्नी ने बोला कि कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आदमी आया है, वो पिताजी से बात कर रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी भी अल्कोहलिक थे, उनको प्रॉब्लम थी। तो मैं सोचा ठीक है, बात करेंगे। तो उससे तो मैं तो मेरे मन में तो यही था, मेरी शराब बंद हो चुकी है, तो मैं क्या। और मजे की बात यह है कि मुझे ए के बारे में पहले से ही मालूम था। 1978 में मेरे इनिशियल स्पॉन्सर लेट मिस्टर अनिल डी, जो मुंबई के काफी पॉपुलर मेंबर हैं, वो 29 साल शराब से दूर रहने के बाद दुनिया से गए। और एक ही मात्र मेरे इनिशियल और वही स्पॉन्सर। और हुआ ये कि रिश्ते में वो मेरे भाभी के सगे भाई लगते थे, और मुझे ए में आने तक पता नहीं था कि वो ए मेंबर हैं। तो 78 में ए के बारे में पता चला था मुझे। तो दो ए मेंबर आए थे, मेरे पिताजी से बात कर रहे थे, उन्होंने सुना नहीं, और मैं उस दिन घर पे नहीं था। वो अक्टूबर 78 का टाइम है, मुझे याद है। और उस दिन के बाद पिताजी रोज शाम को दारू पी के मेरे चाचा के लड़के को, वो दो ए मेंबरों को, और मेरे भाभी के भाई को, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस को पी के गालियां देते थे। तो मैंने गालियां नहीं सुनी, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे सुनाई दिया। तो मैं सोचता था चलो जाएंगे कभी अपने को। तभी मैं इतना शराबी नहीं था, और ना ही मैं कुछ बॉर्डर लाइन क्रॉस किया था। उस वक्त तक मुझे ब्लैकआउट नहीं हुए थे, कभी मैं उल्टी होकर गिरा नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं सोचा कि जाएंगे कभी। उसके बाद में मुझे याद है 79-80 के आसपास बॉम्बे दूरदर्शन पे एडिक्शन के बारे में कुछ इंटरव्यू लिए थे, तो कुछ नार्कोटिक्स थे और ए मेंबर भी थे। ए में आने के बाद मुझे पता चला कि वो अनिल भाई थे और दूसरे एक पुराने मेंबर थे, विश्वास किए करके। तो उन्होंने, तो वहाँ पे ए के बारे में मुझे जानकारी थी। लेकिन 80 के बाद मेरी बॉर्डर लाइन क्रॉस होना शुरू हुआ और मैं ज़्यादा पीने लगा था, और ब्लैकआउट्स भी वहाँ पे से शुरू हुए थे। 82 में मेरी शादी की बातें हुई थी। उस वक्त मैंने दारू शराब बंद कर दी थी करीब 1.5 महीना। और मैंने कुछ, मेरी पत्नी को पता नहीं चलने दिया कि मैं कभी दारू पिया हूँ। ऐसा वैसा हुआ।
और उसके बाद जब मेरी लड़की हुई थी 84 में, तो मेरा पीना बढ़ने लगा था घर में, क्लैशेस। एक तो पिताजी शराबी, मैं शराबी, मेरी बड़ी बहन की शादी हुई नहीं, छोटी बहन ने काफी गुल खिलाए थे, तो ऐसा डिस्टॉर्टेड फैमिली, इमोशनली हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे। और उसमें मेरी पत्नी तो ये सोचने लगी कि ये कौन से घर में आ गए हैं, क्या हुआ है। उन्होंने, किसी ने शराब देखी नहीं है, शराब के बारे में कुछ सुना नहीं है। और 1986 में जून महीने में मेरे एक दोस्त की शादी थी, जो वलसाड़ के आस आगे बिलीमोरा करके है। उसकी शादी 36 या 37 साल की उम्र में हुई थी। तो उसने मुझे खास इनविटेशन दिया था कि तुम आना जरूर। और मैं बम्बई से वहाँ गया, और वहाँ पे करीब 48 घंटे हम लोग कंटिन्यूस पी रहे थे। मुझे ब्लैकआउट हो गई थी, मुझे याद भी नहीं कि मैं बम्बई वापस कैसे पहुंचा। और उसी ब्लैकआउट में मैं ससुराल चला गया था। मुझे याद नहीं, लेकिन वो करीब 27 या 28 जून था 1986। और सुबह जब मुझे होश आया तो मैं मेरे ससुराल में था। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मैं ससुराल में गया कैसे। तो ये पहला जबरदस्त ब्लैकआउट हुआ। और फिर मेरे ससुर ने हाथ जोड़ दिए, बोला अभी आप दारू पिया मेरी लड़की के साथ रहे, वो बोले बच्ची को हम संभालेंगे, जो देख लेगा ये है वो है। और मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, यस बंद कर देंगे। और ऐसे मैं कई बार शराब बंद कर चुका था, लेकिन मेरा सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड था 21 डेज। तो इसके ज़्यादा मैं शराब कभी दूर नहीं रहा। तो खैर वो सब हो गया, और मैंने दारू बंद पीना बंद कर दिया। और मेरा वही फॉर्मूला था शराब बंद करने का। शाम को 7 बजे घर पे आए, स्नान करके खाना खा लेने का, और फिर खत्म। सब लोग खुश हो गए कि अरे हितेश ने दारू बंद कर दिया, ये है वो है। और इसी चक्कर में 83 की बात है, दिसंबर में मेरे कंपनी में एक ए मेंबर थे, जो अभी दुनिया में नहीं है, काफी समय पहले गुजर गए वो। मुझे पता चला था कि ये कहीं कुछ ए मीटिंग में जाते हैं और कुछ उनका संबंध है। और जब मेरी शराब बहुत बढ़ गई थी और जब घर में बच्चा होने वाला था, तब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कुछ आपके मीटिंग का एड्रेस देंगे क्या मुझे। तो उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया था। वो एड्रेस से कि मैं मेरे ससुराल में गया और मेरी पत्नी को बोला कि अभी देखो मुझे दारू बंद करने का पत्ता मिल गया है, अभी सब अपने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुए तो नहीं। उसी दिन मैं शराब पी के टाइट हो गया था। तो बोलना मेरा यही है कि ए का मैसेज मिलना या ए की जानकारी होना, ए के बारे में कुछ पता होना, या मेरे किस्से में एड्रेस होते हुए भी मैं पीने को गया, तो ये पूरी इच्छाओं पर है। मेरी इच्छा ही नहीं थी, मैं एक दिखावा ही कर रहा था। और जो 58 दिन मैंने शराब रोक के रखी थी, बंद की थी, वो सिर्फ एक दिखावा था। मैं मन के अंदर जल रहा था कि पूरी दुनिया पी रही है, मैं नहीं पी पा रहा हूँ। मैं मेरे ससुराल वालों को, मेरी पत्नी को, सबको कोसता था कि इन लोगों की वजह से मेरी शराब बंद हो गई, ये है वो है। और उस दिन 23 अगस्त 1986 शनिवार की शाम को वो मेंबर के साथ मैं मीटिंग में गया। मैंने बोला कैन आई कम विथ यू फॉर द मीटिंग। तो वो मेरे को बोला कि दिस मीटिंग फॉर अल्कोहलिक्स ओनली। अभी आप सोचोगे आज से 40 बरस पहले मैं कैसे दिखता था और क्या था, बिना शराब के बिल्कुल फ्रेश। तो मैंने उनको बताया नहीं कि मैं अल्कोहलिक हूँ। मैंने नहीं, आई वांट टू कम विथ यू, और मैं मीटिंग में गया। और सरप्राइजिंगली दोस्तों, मुझे पता ही नहीं था कि मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ पे LIC कॉलोनी बोरीवली वेस्ट में, वहाँ से सैन फ्रांसिस स्कूल है नीचे, IC कॉलोनी, सिर्फ 5 या 6 मिनट के अंतर पर वो मीटिंग रूम है। और वो मेरी पहली मीटिंग माउंट शेरिंग ग्रुप बोरीवली वेस्ट IC चर्च के सामने हुई, सैन फ्रांसिस स्कूल में। और उस दिन से लेके आज तक मैं उस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ और ए से जुड़ा हुआ हूँ। ए से बाहर मैं कभी गया नहीं। अब दूसरी बात की, मैंने जो इच्छा वर्ड यूज किया, इच्छा नहीं थी, इसलिए मैं स्लिप हुआ, बार बार रिलैप्स हुआ। और उस रिलैप्स के दौरान 3.5 साल मेरे गए। और उस 3.5 साल के दौरान मैंने 22 महीना शराब बंद की थी। एक टोकन लिया था फर्स्ट ईयर का, लेकिन उसके बाद में फिर से मैंने पी लिया। और बाद में 31 जनवरी 1990 एक ऐसा दिन मेरा जीवन का है जहां मेरा प्रॉपर डे चौथी बार बदली हुआ। पहला प्रॉपर डे था 1 जुलाई 86। दूसरा प्रॉपर डे था 23 अगस्त 1986। तीसरा प्रॉपर डे था 14 जनवरी 1988। और ये चौथा 31 जनवरी 1990। उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है, वहीं के वहीं है वो, टिका हुआ है, रुका हुआ है, मैंने बचाया हुआ है।
उसके आगे की एक घटना बता के मैं आगे आता हूँ। खैर हमारा टॉपिक स्लिप नहीं है, फिर भी 29 जनवरी 90 को जो मेरी स्लिप हुई थी, और 30 जनवरी को क्या हुआ मुझे आज तक याद नहीं। 31 जनवरी को ऐसा हुआ था कि मैं उसी बार में वापस पीने को गया था सुबह सुबह, और मैं आधा ग्लास छोड़ के उठ गया। वहां पे मैंने एक तय कर लिया कि ये मेरा मेंटल रॉक बॉटम है, इसके आगे मैं नहीं पी सकता। और मैं उसी दिन पहली मीटिंग मेरे ग्रुप में करके उस दिन से आज मेरी शराब रुकी हुई है। अभी ये तो हो गया मेरा अल्कोहलिज्म, और मैं ए में आया किस तरह से, और मुझे ग्रुप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा माउंटेन ग्रुप पहले ही दिन से मैंने उसको अपना ग्रुप मान लिया था, और आज तक उसी में हूँ। मुझे स्पॉन्सर भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे भाभी के सगे भाई जो मेरे लिए एक मैसेंजर से, मेरी डायरेक्ट मुलाकात तो उनसे हुई नहीं थी, फिर भी ए में आने के बाद मुझे पता चला कि वो ए मेंबर हैं, और तभी जो हम मिले, तो तब से हम लोग काफी मिलते रहे, बातें होती रही। अच्छा, दूसरी बात है कि ट्रेडिशन के बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं था, या मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था। मैं ग्रुप में ट्रेडिशन पढ़ता था कई बार, लेकिन मतलब बिना समझे पढ़ते रहता था। अभी मैं ट्रेडिशन के संपर्क में कैसे आया, या मुझे ट्रेडिशन कैसे समझ में आई, ये मैं आपको बताता हूँ पहले। एक ग्रुप में मैं गया था, वहाँ पे एक सेक्रेटरी ने मुझे एक कवर दिया, बोला आप इंग्लिश वगैरह तो पढ़ते हैं ना अच्छे से। मैं हाँ बिल्कुल। तो वो कवर मुझे दिया, और मैं घर पे लेके आया वो कवर। उस कवर में हमारे यहाँ साउथ बॉम्बे में मफतलाल हाउस में मर्सिफुल ग्रुप करके एक ग्रुप हुआ करता था, अभी भी है वो। मफतलाल हाउस ने वो शुरू किया था, तो उसकी ओपनिंग हुई थी जून 86 में। और उस ओपनिंग के बम्बई में जितने अखबार थे, जितने भी भाषा में, गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी, सभी के उसमें ये था, मोहब्बतलाल ओपन्स न्यू ग्रुप, ये वो ऐसा वैसा। और लास्ट पेज पे इवनिंग न्यूज करके एक पेपर आती थी, अभी नहीं है वो। तो वहां पे मैंने एक फोटो देखी, जहाँ पे लिखा था मर्सिफुल ग्रुप इनॉग्रेशन, और नीचे चार फोटो थी, चार लोगों की फोटो थी। JRD टाटा, नानी पालकीवाला, अरविंद मोहब्बतलाल, और उस ग्रुप का उस वक्त का चेयरमैन अनिल डी, सॉरी निकी डी, और मेरे स्पॉन्सर अनिल डी शेयरिंग करते हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि ए में आते हैं तो फोटो छपती है अखबार में, मैं खुश हो गया। और मेरे चाचा के लड़के मेरे घर पे आए थे, तो मैंने उनको दिखाया, बोला ये आपके साले हैं ना अनिल भाई? तो बोला हाँ, तुझे कैसे मालूम? बोला नहीं, मैं ए में गया हूँ, मैं जाके आया, मीटिंग चल रही है। वो इतना खुश हो गए, और फिर उन्होंने अनिल भाई को फ़ोन किया कि हितेश ने ये ज्वाइन किया है, और उनका नंबर मुझे मिला, और मैंने उनको फ़ोन किया। अनिल भाई, मैंने आपकी फ़ोटो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कीप द फोन डाउन। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोला आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तो बोला यू कीप द फोन डाउन, जब मुझे मिलोगे मेरे से बात करना। और उसके बाद में दिसंबर महीने में सेंट जेवियर्स कॉलेज में हमारा एक गेट टुगेदर हुआ था पूरे बम्बई के मेंबरों का। उसमें नुक्कड़ की टीम आई थी, नुक्कड़ सीरियल होती थी, उसका एक टीम आई थी। और हमने वहां पे, मुझे अनिल भाई ने बताया कि यह अखबार में फोटो आना कोई खुशी की बात नहीं है, ये फोटो गलती से आ गई है, और इस तरह से नहीं आना चाहिए, दिस इज अगेंस्ट द ट्रेडिशंस ऑफ एनोनिमिटी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं कहा क्या एनोनिमिटी और क्या बात करें, बोला। तो मैं तो समझा गया। तो मुझे उस वक्त इतना बुरा लगा था, आज मुझे हंसना आ रहा है। तो मैं सोचा ये गलती से मैंने इस आदमी को अपना मेंटोर बना लिया, बोला उसको स्पॉन्सर बनने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये गलती क्या थी ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि गलती है ये बता के होता नहीं, आपको पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है। अब ये जो मर्सिफुल ग्रुप की इनोग्रेशन हुई थी, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इनोग्रेशन के पहले। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कट बताया गया था कि कोई भी फोटो नहीं बनेगा, कोई भी नाम नहीं छपेगा। सिर्फ आप ये बता सकते हो कि मोहतल हाउस में मर्सिफुल ग्रुप इस तरह से इनोग्रेशन हो रहा है, तो इस तरह का ग्रुप है। अब हुआ ये कि इवनिंग न्यूज का जो रिपोर्टर आया था, वो उस दिन इनोग्रेशन के दिन नहीं आया था,
उसने किसी दूसरे रिपोर्टर को भेजा था, और वो दूसरे रिपोर्टर को मालूम नहीं था कि ये इस तरह से पालना है, और उसने फोटो वोटो बना अब देखिए कि ट्रेडिशन पालने के फायदे क्या है वो तो सबको पता है, लेकिन ट्रेडिशन नहीं पालने से क्या नुकसान होता है ये मैं आपको शेयर करता हूँ। ये मुझसे अनिल ने शेयर किया था, बाकी को बताया था नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि रितेश, मैं एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। मेरे ऊपर काम करने वालों को मालूम नहीं मैं ए मेंबर हूँ, मेरे नीचे काम करने वालों को मालूम नहीं मैं ए मेंबर हूँ, और मेरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेडिकल फील्ड में किसी को ये मालूम नहीं था कि मैं ए मेंबर हूँ। लेकिन ये अखबार में फोटो छपने से पूरा बवाल हो गया कि ये अनिल जी तो मतलब बेवड़ा है। और उस वक्त, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उस कंपनी का सेल्स जो है वो बाकी दवाइयों की कंपनियों के सेल्स से करीब 5-6% कम हो गया। तो चेयरमैन तक इनको बोला कि दिस इज रॉन्ग, ये है वो है, और बाद में उन्होंने रिजाइन करके वो सब क्या ठीक है। तो अनोनिमिटी नहीं रखने का क्या नुकसान हो सकता है ये। और तो इस तरह से मैं ट्रेडिशन के संपर्क में आया, और बाद में अनिल भाई के साथ बैठ के मैं ट्रेडिशंस के बारे में चर्चा करता था। पर सबसे पहली बात उन्होंने मुझे यही बताया कि प्लेस प्रिंसिपल बिफोर पर्सनैलिटीज। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, बोला मैंने समझ में नहीं आया क्या बोले। तो उन्होंने बोला कि देखो, किसी को अपने सिर पे बैठने मत देना, या तुम किसी के सिर पे मत बैठना। तो वो भी मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरे को बोला देखो, ए में हो ना, न किसी का चमचा बनना, ना किसी को अपना चमचा बनाना, हाँ जी नहीं करना बोला। यहाँ पे सब शराबी है, और सभी को एक जैसी बीमारी है, सभी कैरेक्टर डिफेक्ट्स है जो। तो ये सब होने के बाद थोड़ा सा मैं ट्रेडिशन के संपर्क में आया, तो मुझे कुछ समझ में आने लगा। बाद में 12/12 थी, मैंने पढ़ रहा था, और मेरे ग्रुप में कुछ ऐसे मेंबर्स मिले जो ट्रेडिशंस के बारे में बहुत कुछ चर्चा होती थी। तो ये ट्रेडिशन के संपर्क में मैं आया, और उस वक्त से। और दूसरी बात है कि जहाँ तक एनोनिमिटी की बात है, तो मेरा जन्म ही हुआ एनोनिमिटी के साथ। क्योंकि मेरा जन्म हुआ था उस वक्त, पता नहीं क्या कारण से कि मैं बहुत वीक था, और बताया जाता है कि 1.5 साल तक मेरा नाम रखा ही नहीं था। तो मेरे पिताजी के गांव में मुझे महादेव बोलते थे, मामा के गांव में शंकर बोलते थे। फिर मेरे घर में मेरा पेट नेम बाबला था, बाबला का बाबली हो गया। और मुझे तो 4-5 साल तक पता ही नहीं कि मेरा ऑफिशियल नाम हितेश है। तो मैं ये सोचने लगा कि जब भगवान ने मुझे ये वरदान दे के भेजा है, तो मैं क्यों अपनी अनोनिमिटी ब्रेक करूं। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम हितेश है। अब ये भी मैंने कहाँ से सीखा है, उसी मर्सिबल ग्रुप में एक फॉरेनर मेंबर आए थे, उन्होंने बताया था। वो बोले थे क्या मैं अल्कोहलिक, उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया, और वो सीधा बोले कि मैं 20 से। तो मैंने उससे पूछा था कि बोला यू डिडंट से योर नेम। तो वो बोले माय नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट इन ए प्लेटफॉर्म। On a platform, it is important that I am an alcoholic and away from the first drink today, and I am serving at Jesus Social Center. तो ये मेरे दिमाग में बैठ गया, और तब से लेकर आज तक मैं यही बोलता हूँ कि मैं शराबी हूँ, मेरा नाम हितेश है। ऑनलाइन पे जितने मेंबरों ने मेरी शेयरिंग सुनी है, या फिजिकल मीटिंग्स में भी जो लोग शेयरिंग सुनते हैं, उन्होंने मालूम है कि मैं पहले बोलता हूँ मैं शराबी हूँ, बाद में हितेश हूँ, वो बाद में आता है। तो ये सब इस तरह से ट्रेडिशंस के संपर्क में मैं रहा हूँ, और मैं ट्रेडिशंस के बारे में बहुत ही रिजिड हूँ। मैं ऑनलाइन पे भी, मेरा कई बार ये ये हो जाती है कंट्रोवर्सी, और बहुत ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है कि वो सब बोलने को टाइम नहीं है इतना। लेकिन सिर्फ ये पता कि ट्रेडिशन का महत्व क्या है। अब ट्रेडिशन का महत्व क्या है, ये मुझे कैसे समझ में आया, ये एक ही हिस्ट्री है, सभी को मालूम है हाउ ट्रेडिशन डेवलप और ट्रेडिशन क्यों है। तो हमको सबको पता है कि 1935 में एक की स्थापना होने के बाद 1951 के वर्ल्ड सर्विस कॉन्फ्रेंस में ट्रेडिशंस को अडॉप्ट किया गया था। तब तक बिल डब्ल्यू, उन्होंने फेलोशिप को हैंड ओवर करके वो मेंबर हो गए, और फाउंडर मेंबर हो गए। तो ये सोचने की बात है कि 15-16 साल इन्होंने क्या किया। क्योंकि पहले जैसे 12/12 में हमने सुना है, पढ़ा है कि वॉशिंगटोनियस ग्रुप था, जो भी था, तो वो लोग वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते थे, गोरों का ग्रुप अलग, कालों का ग्रुप अलग, ये है वो है। तो मुझे कुछ यहाँ के पुराने मेंबरों ने ये समझाया कि वो लोग जो गलती कर चुके थे, उन गलतियों को सुधार करके ट्रेडिशंस को बनाया गया है, और
ये बताया गया है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस तरह से काम करेगी। ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट लॉज नहीं है, बायलॉज नहीं है। सिर्फ ये इस तरह से कार्य करेगी, ये लिखा गया है। और उसमें आज तक कोई शब्द बदला नहीं है। ये मैं देख रहा हूँ पिछले 40 सालों में। दूसरी बात कि कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो मैंने, जब मैं मेरे इन्वेंट्री में गया था, तब ये पता चला कि बचपन से मैंने जब ये याद किया तो कितने ही ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो हम आज ए में पाल रहे हैं, वो हमने जाने अनजाने में बचपन से पाले हुए हैं। तो मैं इतना डिटेल में ये नहीं जाऊंगा, लेकिन एक कॉमन वेलफेयर की बात आपको शेयर करता हूँ जो अनजाने में हमने ये सब किया है। हम लोग जब स्कूल में थे तो हमको याद है कि स्कूल में जब भी कोई टीचर नहीं आते थे तो प्यून आता था और ये बोलता था कि आज ये टीचर, हिस्ट्री की टीचर नहीं आने वाली है, उसके रिप्लेसमेंट में ये टीचर आएगी। तो ये होना, तो ज्यादा करके क्या होता था कि फ्री पीरियड मिलता है ना, तो सब बच्चे बोलते हैं, चलो मजा करेंगे, अंताक्षरी गाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो एक दिन मैं मेरे स्कूल के मेरे फ्रेंड्स को बोला कि हम लोग ऐसे टाइम पास करते हैं, उससे अच्छा कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। तो बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं करें। तो हम में से कोई मैथ्स में होशियार था, कोई ज्योग्राफी में, कोई हिस्ट्री में, कोई साइंस में, कोई इंग्लिश में। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग ऐसे भी, जब भी फ्री पीरियड आएगा तभी टीचर को रिक्वेस्ट करें कि हम लोग आपस में हमारा ये बांटेंगे, इंग्लिश के बारे में, ये इसको क्या, ये वो। तो वो जो इतना सक्सेस हुआ कि ये चर्चाएं बाद में दूसरे क्लासेस में होने लगी। बोला ये ए डिवीजन में ऐसे हो रहा है, ऐसा वैसा। और वो बात बाद में टीचर ने प्रिंसिपल को बताई। तो प्रिंसिपल एक बार आए थे तो बोले, भाई इस क्लास में हितेश कौन है। तो मैं सबसे पीछे बैठा था, तो मैंने हाथ रखा सर पे। तो बोला, अरे तुमने इतना अच्छा आइडिया दिया और तुम सबसे पीछे बैठे हो। तो मैंने कहा नहीं ठीक है सर, मैं इधर ही हूँ। और ये बात पूरे स्कूल में फैली। तो कॉमन वेलफेयर शुड कम फर्स्ट, रादर देन वेस्टिंग टाइम। हम लोग एक दूसरे से ऐसे हमारे ये बांटते थे होमवर्क के बारे में, ये है वो है। दूसरी बात जो खास मेरे जीवन में काम आ रही है और मेरे पर्सनल लाइफ में भी मैं उसको यूज करता हूँ, वो है ट्रेडिशन टू। फॉर ग्रुप पर्पज देयर इज बट वन अल्टीमेट अथॉरिटी, a loving God as he may express himself in our group conscience. Our leaders are but trusted servants, they do not govern. ग्रुप कॉन्शियस का महत्व क्या है, ये मुझे तब समझ में आया जब एक बहुत बड़ी गलती हुई थी मेरे ग्रुप में। वो मेरे ही खिलाफ हुआ था। तो ऐसा हुआ था कि मेरी एब्सेंस में इलेक्शन हुआ था और मुझे चेयर से हटा के दूसरे चेयरमैन को बिठा दिया गया। तो मैंने मेरे स्पॉन्सर से बोला था ये बात, और फिर मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि ये गलत है। ग्रुप कॉन्शियस लेते समय इट शुड बी आइदर 100% और नोवेयर। तो मेजोरिटी राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, ये सब आया। और वहां से मुझे समझ में आया कि ग्रुप कॉन्शियस का महत्व क्या है या क्या होना चाहिए, और हमने ग्रुप कॉन्शियस को क्यों थोड़ी पालना चाहिए। मैं आज तक भी उन चीज़ों को इतना पालता हूँ। हमारे यहाँ ग्रुप कॉन्शियस में कुछ बातें ऐसी हुई है जो, एक बार ऐसा हुआ कि मेरा 23rd ईयर का थैंक्स गिविंग था, और एक मेंबर ने आके बोला कि मेरी इच्छा है कि मैं चेयर करूं। मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको चेयर दिया। तो मेरे ग्रुप के दो मेंबर, हम लोग बाहर खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि ये आदमी तो हमारे ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो ये मेंबर तो उसको चेयर कैसे दिया। मैंने कहा भाई उसने इच्छा प्रकट की तो मैंने दिया, उसमें क्या गलत क्या हुआ। तो दूसरा एक मेंबर जो हमारे ग्रुप का है, वो आज 40 साल हो गए उसको शराब से दूर है। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, बर्थडे बॉय की इच्छा है तो वो हम लोग मना नहीं कर सकते। लेकिन बाद में उसी दिन मुझे स्ट्राइक हुआ, तभी इसके ऊपर ग्रुप कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी बार ये रिपीट नहीं होना चाहिए। और उसके दूसरे ही शनिवार को मैंने बिजनेस मीटिंग कॉल किया, और ये डिसीजन, ये हमने कॉन्सेप्ट लिया कि ग्रुप के अंदर कोई भी फंक्शन होगा, एनिवर्सरी, थैंक्स गिविंग, अल्काथॉन, नाइट विजिल, कुछ भी है, तो चेयर पे ग्रुप का मेंबर ही रहेगा। वो जिसको भी शेयरिंग देना चाहे, जो भी है, वो सब बातें अलग है। तो वो कंट्रोवर्सी को मैंने उसी दिन वहीं पे खत्म कर दी। और वहां पे मेजोरिटी माइनॉरिटी राइट्स का कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि हम लोग है पहले 10-12 मेंबर हैं,
और सभी ने बोल दिया ठीक है ये सब माने। तो ये ग्रुप कॉन्शियस हम आज तक पाल रहे हैं अभी तक। दूसरा एक ग्रुप कॉन्शियस हुआ था कि कई बार हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं जो आज भी हो रही है। 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना होता है उसको चेयर पे बिठा देते हैं, उसको आईजीआर बना देते हैं, और फिर वहां जाके वो जो गलतियां करता है। तो यहाँ पे एक ग्रुप कॉन्शियस लिया था कि कम से कम 2-4 साल शराब से दूर होगा, वो कमिटेड सर्विस में आएगा। इसके ऊपर कई मेंबरों ने एक्शन लिया। फिर 2015 में जब मेरा 25th ईयर था, उस वक्त के बिजनेस मीटिंग में एक मेंबर ने आवाज उठाई, बोला कि 4 साल क्यों, 2 साल क्यों नहीं। और चलो ठीक है, तुम बोलते हो 2 साल, सबने एग्री किया तो 2 साल। तो इस तरह से ग्रुप कॉन्शियस को रिस्पेक्ट करना, ग्रुप कॉन्शियस में रहना। और ग्रुप कॉन्शियस में सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं मेरा ओपिनियन दूं। मैं चुपचाप बैठा रहूं और बोलूं कि नहीं मेरी सुनी नहीं गई, ये है वो। और ये गलतियां भी मैं कर चुका हूं कि मैं बिजनेस मीटिंग में बैठना नहीं था, मेरे सर्विस स्पॉन्सर ने मेरे को सीधा बोला। मेरे सर्विस स्पॉन्सर है, वो काफ़ी पॉपुलर आदमी है, आप सबको शायद मैं नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरे वर्ल्ड सर्विस में काम कर चुके हैं और काफ़ी पॉपुलर स्पीकर है सर्विस के बारे में। और मेरे एक नहीं, वो 3 सर्विस स्पॉन्सर है, वो तीनों ही इंटरनेशनल लेवल पे काम कर चुके हैं। तो मैं उनसे हमेशा सलाह लेता हूँ या मेरी शेयरिंग करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तू बिजनेस मीटिंग में बैठ, तेरी आवाज़ रख, तब जाके वो यानी जाएगा। और फिर आता है कि ग्रुप कॉन्शियस का महत्व अपने निजी जीवन में कैसे होता है। ये मैं आपको, बहुत ही महत्व का है ये। मेरी लड़की की शादी के समय 2009 में फाइनेंशियली मैं बिल्कुल ब्रोक, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। और लड़की ने बोला कि ये लड़का आता है मेरे साथ काम करता है, हम लोग शादी करने वाले हैं। और मैं बोला ठीक है। तो उस वक्त मैंने जो ग्रुप कॉन्शियस हमारे तीनों के बीच में हुआ है, उस वक्त मेरा एक डॉगी भी था, वो डॉगी भी बैठा था। तो ये ग्रुप कॉन्शियस हुआ कि भाई मैं कहीं से पैसा लेने वाला नहीं हूँ, उधार मांगने वाला नहीं हूँ, ना ही लोन लेने वाला हूँ। तुमको शादी करना है करो, जैसे भी है जैसे, तो मैं कन्यादान करूंगा। तो ये महत्व का एक ग्रुप कॉन्शियस, आज सुबह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे ग्रुप कॉन्शियस हुआ है। तो ये मेरे सर्विस स्पॉन्सर ने बताया कि ना सिर्फ ये का ग्रुप हमारा एक ग्रुप है, बट मेरी फैमिली, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वो, जिस प्रोफेशन में मैं काम करता हूँ वहाँ पे जुड़े लोग, फिर मेरे पर्सनल फ्रेंड्स भी बहुत हैं। मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये से ही है मेरे सब, बाकी नहीं, मेरे पर्सनल फ्रेंड्स अभी भी है। तो स्कूल टाइम के मेरे से आज से करीब 52 साल पहले के मेरे कॉन्टेक्ट्स अभी भी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वो हमारा एक ग्रुप अलग है। फिर हमारा एक म्यूजिक सर्कल है। मुझे गाने का शौक है, मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट पहले रह चुका हूँ, तो स्टेज पे काम किया, गाया। तो वहाँ पे मेरा एक म्यूजिकल ग्रुप है, वो एक ग्रुप अलग है। और मेरा एक ग्रुप है जो मैंने कई बार ऑनलाइन पे भी शेयर किया है, वो मेरा आध्यात्मिक केंद्र है, प्रार्थना और ध्यान। मेरे गुरुजी से मैं जो आज से 21 बार पहले ज्वाइन हुआ था, और कल ही मेरे गुरुजी का जन्मदिन भी था। तो वहां पे भी एक ग्रुप बना हमारा। तो हम सब वो ग्रुप, उसमें मेरा पार्टिसिपेशन क्या है ये मुझे देखना है। और वहां पे देखिए ग्रुप कॉन्शियस का क्या असर होता है कि हमारे यहाँ ध्यान करते हैं ना, तो गुरु जी अपना, हाँ चलो ठीक है हो गया ध्यान चल। एक दिन मैंने बोला गुरु जी मैं आप कुछ बोलना चाहता हूँ। बोले क्या बोलना। बोला नहीं, ध्यान के बारे में मेरे अनुभव शेयर करना है। तो बोला ठीक है बोलो। तो मैंने थोड़ा बहुत बोला, तो वो एक एस्टाब्लिश हो गया कि हर एक ध्यान के बाद गुरु जी बोलते हैं कि चलो किसी को कुछ अनुभव शेयर करना है तो करो। तो ये ग्रुप कॉन्शियस हो गया अनजाने में। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं जो हमारे पर्सनल लाइफ में हम इसको यूज करते हैं। तीसरा, द ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबरशिप इज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। तो ये मैंने जो समझ में आया मेरी, क्योंकि यहाँ पे कोई छोटा बड़ा लंबा पतला गोरा काला कुछ नहीं होता है। हर एक मेंबर जो यहाँ पे आता है वो शराबी। और जो आता है, टिकता है, बैठता है, वही शराबी है, वही बैठेगा, नहीं तो कोई आते नहीं। शराब से दूर रहने की इच्छा, पहले लिखा था कि रिगर, रिगर कुछ वर्ड है मैं भूल गया। तो वहां पे सिर्फ वो इसको इच्छा कर लिया, डिजायर। तो डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, तो ये शराब से दूर रहने की इच्छा होना, ये एक सदस्यता है, इसमें और कुछ क्वालिफिकेशन देखा नहीं जाता है। फिर भी ये थोड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये में कुछ ऐसी बातें चल रही है आजकल,
कि ये ऐसा वो वैसा, ये वो ऐसा वैसा। जैसा आज मेरे को चुना गया कि आप आके इधर बोले, क्यों? ट्रेडिशन पे और कोई बोल नहीं सकता था, कोई और नहीं बात कर सकते थे, लेकिन ये हो जाता है। तो खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब्जेक्ट पे शेयर करना भी कोई आसानी बात नहीं है। इसमें बहुत से अनुभव लगते हैं, इसमें थोड़ी बहुत वोकेबलरी भी है, कला भी है, प्रेजेंटेशन भी है। तो सबका ये होता नहीं है, किसी को बीमारी बोला तो वो बीमारी स्पेशलिस्ट हो गया, किसी को रिकवरी बोला तो वो रिकवरी स्पेशलिस्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये आता है। दूसरी बात, एक जो मैं ट्रेडिशन में इतना महत्व क्यों देता हूँ, कि मैं जब 86 में ज्वाइंट हुआ था, उस वक्त हमारे एक ग्रुप में सिर्फ प्रियम्बल के ऊपर वो लोग डिस्कशन करते थे। और वो ग्रुप है साउथ बॉम्बे में, दैट इज गेटवे ग्रुप, होली नेम स्कूल, जहाँ के मेरे स्पॉन्सर मेंबर थे पहले। तो वहाँ पे वो लोग प्रियम्बल के ऊपर डिस्कशन करते थे, उसमें से 2-3 मीटिंग मैं गया हूँ। और वहाँ पे एक मेंबर ने केवल और केवल अनुभव के ऊपर 40 मिनट शेयरिंग की। व्हाट इज एक्सपीरियंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस। और वहां पे मुझे समझ में आया कि जो भी बोलना है अपने अनुभव से बोलना है। ट्रेडिशन में ये लिखा है, ट्रेडिशन ये बोलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं आजकल छोटा बड़ा ऊंच नीच देखता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा देखता हूँ, भाषा के ऊपर ये करता हूँ? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए हर एक मेंबर जो यहाँ बैठा है वो एक ए मेंबर है, शराबी है। उसका अनुभव कहीं मुझे काम आ सकता है, मेरा अनुभव उसे कहीं काम आ सकता है। तो इस तरह से ये 2-3 शुरू के ट्रेडिशन। चौथा, एवरी ग्रुप इज ऑटोनॉमस एक्सेप्ट इन मैटर्स अफेक्टिंग अदर्स, अदर ग्रुप्स और एज होल। ये बहुत बहुत महत्व की बात है, क्योंकि कई बार मैंने इतने 40 सालों में ए में देखा है कि नई जरूरत है तो ग्रुप खोले गए हैं, और फिर ग्रुप खोलना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन उस ग्रुप को बाद में चला, उसका असर दूसरे ग्रुप से पड़ता है। अभी समझो कि एक ही एरिया में एक नया ग्रुप खोला, और उसकी मीटिंग उस सामने वाले ग्रुप से क्लैश होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये ऑटोनॉमस है, स्वतंत्रता है मुझे, लेकिन दूसरे ग्रुप पे उसका असर पड़ता है या एज अ होल पड़ता है। तो ये हर एक ग्रुप को ये सोचना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ यही लिखा है कि जब 2 या 3 व्यक्ति शराब से दूर रहने की इच्छा से ईश्वर का नाम लेके इकट्ठा होते हो, अपने आप को ग्रुप कह सकते हैं। ये ट्रेडिशन है। वो कहाँ मीटिंग करेंगे, कैसे मीटिंग करेंगे, कौन सी भाषा में करेंगे, क्या, वो सब उनके ऊपर है। मगर उसका असर दूसरे ग्रुप पे नहीं पड़ना चाहिए। और इसका एक उदाहरण जो मेरा अनुभव है, जो मेरे सर्विस स्पॉन्सर ने मुझे करेक्ट किया था। मेरी मातृभाषा गुजराती है, और मुझे ए में आया तब से एक इच्छा थी कि हमारा एक गुजराती का ग्रुप होना चाहिए, जहाँ पे शुरू से लेके आखिर तक पूरा प्रार्थना से लेके रीडिंग शेयरिंग सब गुजराती में हो। और जब मैंने, आज मुझे हंसी आ रही है, जब मैंने मेरे गुजराती मेंबरों को बोला बॉम्बे के, तो बोला क्या पागल हो गया है क्या? बोला हम लोग तो गुजराती में आज तक कभी शेयरिंग किया ही नहीं, मालूम नहीं है। मैंने तो वो आइडिया तो फ्लॉप हो गया, लेकिन मेरे सर्विस स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि चल तू बोलता है कि गुजराती ग्रुप होगा भी, एस्टेब्लिश हो गया, चलो। तो कोई कन्नड़ा करेगा, कोई पंजाबी करेगा, कोई बंगाली करेगा, मुंबई में तो वो सब चलेगा, उसका जिम्मेदार कौन? तो इस तरह से उन्होंने मुझे करेक्ट किया। तो यहाँ पे क्या होता है कि गलती करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन गलती को ना होने देना या गलतियों पे सुधार करना, ये भी एक ट्रेडिशन का बहुत महत्व है। और उसके बाद मेरा ग्रुप जो है माउंट सरीन बोरीवली, वो मेरा नॉर्थ वेस्ट मुंबई का सबसे पुराना ग्रुप है। 1975 में, आज ग्रुप को 50 साल हो गए। तो मेरे ग्रुप का असर किसी भी ग्रुप पे नहीं पड़ा। बुधवार शनिवार मीटिंग होती है, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन दूसरे ग्रुप्स के गलतियों से उसका असर मेरे ग्रुप पे पड़ा है, तो उसके बारे में भी ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। मैं मेरे ग्रुप का दरवाजा खुला रखता हूँ। फिर पांचवा, और प्राइमरी पर्पज इज टू कैरी मैसेज टू द अल्कोहलिक हू स्टिल सफर। ये ग्रुप के तरफ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मैं शेयर करता हूँ। कि हमारे यहाँ बाजू में बहुत बड़ा चर्च है, आईसी चर्च। तो मुंबई से रिलेटेड कई मेंबरों को पता होगा, जो लोग ने देखा है। आईसी कॉलोनी ये बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे, और वहाँ पे चर्च है, सबसे पुराना चर्च मुंबई का। तो वहाँ पे फादर ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को परमिशन दी हुई है कि मास के दौरान, मास के बाद, एक मास खत्म होने के बाद बीच में 5 मिनट ए के बारे में इंफॉर्मेशन देने का अलाउ किया है। दूसरा है कि चर्च के कंपाउंड में हमने माउंट सैनिक ग्रुप का बोर्ड लगाया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस डू यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। और उसमें जीएसओ का हेल्पलाइन नंबर और लोकल इंटरग्रुप का नंबर दिया हुआ है। पर्सनल नंबर किसी का नहीं दिया है उसमें।
तो इस तरह से ये पीआई वर्क हम करते हैं। और अभी 8 दिसंबर को यहाँ आईसी कॉलोनी का एक फीस्ट होता है ईयरली, बहुत बड़ा मेला लगता है। तो इस बार मैंने सोचा कि एक पब्लिक अवेयरनेस मीटिंग की जाए। तो ग्रुप कॉन्शियस लेके मेंबरों से बात करके, और एक नई इंटरग्रुप कमेटी आई है, उन लोगों से बात करके मैंने वो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम किया। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो ये इस तरह से कैरी द मैसेज। अभी जो नई बात हमने शुरू की है वो आज ही इंटरग्रुप के मीटिंग में हुआ है कि एक कवर बनाएंगे जिसमें डॉक्टरों के साथ कैसे बात की जाए उसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस लेना है। और वो इंटरग्रुप करेगा, लेकिन हम लोग उसको साथ देंगे। तो अपने एरिया के डॉक्टरों के पास जाके वो कवर देना है कि आप तो ये इस तरह से एज ए ग्रुप ये होता है। देखिए, 12 स्टेपिंग वर्क करना एक अलग चीज़ है, वो इंडिविजुअल 12 स्टेपिंग होगी, लेकिन एज ए ग्रुप ये करना है। तो ये और फिर आता है ट्रेडिशन 6, AS never endows finance or lends ANM to any related facilities or outside enterprise list problems of money, property and prestige. Divert us from our primary purpose. मुझे याद नहीं कि मेरे ग्रुप ने आज तक कहीं से किसी से भी कोई पैसा लिया है या कभी कुछ है। हाँ, मगर एक है, जैसे मैंने शुरू में बोला कि गलतियां करने से अच्छा है कि गलती होने से पहले रुक जाना, और गलती पे सुधार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये भी मैं आपको बता दूँ, आप सबने अभी पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है माउंट शेरिंग ग्रुप बोरीवली। अब ये माउंट शेरिंग नाम क्यों है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये ट्रेडिशन में रह के किया है, एंडोर्समेंट नहीं है किसी से भी। एक मेंबर ने सजेस्ट किया था, ये हमारा जो एरिया है इसको एक माउंट पोइसर करके नाम है। तो वो मेंबर ने सजेस्ट किया था कि माउंट पोइसर करके नाम रखेंगे ग्रुप का। लेकिन उस समय के किसी पुराने सीनियर मेंबर ने बोला कि नहीं, ये जगह का नाम है, आप जगह के नाम पे ग्रुप का नाम नहीं रख सकते। तो उसको फिर माउंट सेरिन कर दिया। माउंट सेरिन यानी चित्त शांति का शिखर, ऐसा ग्रुप का नाम पड़ा। तो उस समय के मेंबरों ने हमने बहुत कुछ हमको सिखाया। तो फाइनेंस और ये वो सब आज तक हम किसी। एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं भी पावर प्रेस्टीज के पीछे भागता नहीं हूँ, मैं नाम के पीछे नहीं जाता हूँ। अगर मैं इनके सबके पीछे गया होता तो अभी तक मैं जीएसओ का चेयरमैन भी हो सकता था, या कहीं एशिया ओशियाना जोन में रिप्रेजेंट भी कर सकता था। लेकिन मैं नाम के पीछे कहीं गया नहीं, सेवा करता हूँ, जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ। फिर सबसे इम्पोर्टेंट 7, एवरी ought to be fully self-supporting, declining outside contribution। यहाँ पे ये बहुत महत्व है। और जितना मैंने 12/12 में पढ़ा है और जो भी मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिशन 7 सबसे पहले आई है। जैसे जैक अलेक्जेंडर के आर्टिकल में रातों रात एक ही पब्लिसिटी हो गई और इंक्वायरी आने लगे, तो उनको इंक्वायरी आने के लिए, वो जवाब देने के लिए एक टेबल चाहिए, टाइपराइटर चाहिए, टेलीफोन चाहिए। तो वो सब उन्होंने अपने अपने कंट्रीब्यूशन से खड़ा करके वो किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 7वें ट्रेडिशन का महत्व सबसे ज़्यादा यहाँ पे आता है कि एक में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। और एक बात मैं बताता हूँ कि सेल्फ सपोर्टिंग का मतलब किटी बैग में पैसा डाल देना नहीं है। ग्रुप के अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे मैंने अभी बताया गलतियों के बारे में, या मैंने जो भी किया है, मैं जो कर रहा हूँ, मेरा पार्टिसिपेंट ग्रुप में क्या है, मैं ग्रुप में कितना इन्वॉल्व होता हूँ, मैं ग्रुप के दूसरे मेंबर को रिस्पेक्ट करता हूँ नहीं करता हूँ। इसमें एक इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ कि ये कहीं ग्रे पॉइंट में ये बताया हुआ है, ट्रेडिशन चेक लिस्ट है। वो ट्रेडिशन चेक लिस्ट को अगर सर्कुलेट हुआ होगा, सबको पता ही होगा। तो 12 के 12 ट्रेडिशन के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स है। वो बिजनेस मीटिंग की बात है। तो अच्छा, तो बिजनेस मीटिंग एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि मैं बिजनेस मीटिंग में कितना कंट्रीब्यूट करता हूँ। और दूसरी बात ये ही, ट्रेडिशन पर्सनल लाइफ में कितना काम आता है। आज फैमिली के अंदर, घर के अंदर मैं उतना ही समय देता हूँ जितना मैं ए में दे रहा हूँ या बाहर की दुनिया में दे रहा हूँ। तो घर के अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं सिर्फ पूरा दिन भर ए करता घूमता फिरूंगा तो क्या मतलब क्या है। तो मेरी शराब रुकने से, शराब से दूर रहने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो फैमिली के अंदर मेरा 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है। कुछ भी काम होगा, आज सुबह भी ऐसे ही हुआ। आज सुबह मेरे दोस्त हैं धर्म सिंह, उनका भी 36 साल का थैंक्सगिविंग था। घर के अंदर प्रॉब्लम थी इसलिए मैं नहीं गया। मेरे बाजू में सैमन करके क्या, उसका 34 ईयर्स थैंक्सगिविंग था, मैं नहीं गया। घर की प्रॉब्लम को मैंने पहले देखा। ये जो कंट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है वो हमने समझना चाहिए कि सिर्फ पैसा किटी बैग में डाल देने से कंट्रीब्यूशन नहीं होता। और किटी बैग का कंट्रीब्यूशन का महत्व क्या है,
ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। 2001 में मैं बेंगलोर कॉन्फ्रेंस में था, उस वक्त मैं जीएसओ कमेटी पे था। तो वहाँ पे जीएसओ के जनरल मैनेजर और एक लेडी मेंबर जो इंटरनेशनल डेस्क की इंचार्ज थी वो आई थी। प्रमिला जी को मालूम है वो। तो प्रमिला जी से मेरी मुलाकात भी हुई थी 2001 में, लेकिन ऑनलाइन पे आने के बाद हमको पता चला कि हम एक दूसरे को मिले हैं। अच्छा, उन्होंने जो किटी कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला बताया था वो 60-30-10, वो तो हम लोग यहाँ मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया कि ये आपका पैसा आगे जाके क्या काम आता है, तो हर एक मेंबर को ये समझना चाहिए कि मैं जो 1 रुपया भी किटी में डालता हूँ वो इकट्ठा होके आगे की सर्विस बोर्ड में जाता है, फिर वो जीएसओ को जाता है, जीएसओ वर्ल्ड सर्विस को बेचते हैं। और ये जो बताया है कि जीएसओ न्यूयॉर्क में, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो बताया था मोर देन 75 पेड एम्प्लॉयज वहाँ पे। और जैसे प्रॉपर्टी प्रेस्टीज का बताया, जैसे ये कि कोई प्रॉपर्टी नहीं है खुद की। ये जीएसओ सर्विस का जो ऑफिस है वो भी भाड़े पे है, उन लोग भाड़ा देते हैं वो लोग। तो ये सब मेंटेन करने के लिए हर एक मेंबर का कंट्रीब्यूशन वहाँ पे जाता है। और वहाँ से तो आप हम बस सोचते हैं कि इतना बड़ा ऑफिस चलाना और इतना मेंटेन करना, पेड एम्प्लॉयज होना, तो ये कहाँ से जाता है? ये कहीं ना कहीं मेरा 1 रुपया है उसमें। ये जो लिटरेचर छपते हैं ये सब कंट्रीब्यूशन है। एंड फिर आती है आर्ट कि नॉन प्रोफेशनल बट आवर सर्विस सेंटर्स में एम्प्लॉय स्पेशल वर्कर। तो ये स्पेशल वर्कर्स का जो जैसे मैंने अभी बता दिया कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है कि ए कैन हैव, सर्विस बोर्ड कमिटीज कैन हैव पेड एम्प्लॉय स्पेशल वर्कर्स। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वेस्ट मुंबई इंटर ग्रुप में पिछले 20 साल से एक मेंबर है जिसको रखा गया है। वो सुबह 3 घंटा और शाम को 3 घंटा इंटर ग्रुप के ऑफिस में बैठते हैं और वो सेवा देते हैं। वो इज पेड एम्प्लॉय, तो दैट कैन बी डन। और अभी मेरे ग्रुप में ऐसी हालत है कि मैं अगर नहीं जाऊं तो दरवाजा नहीं खुले, तभी मैं सोच रहा हूँ कि ये 8वें ट्रेडिशन को मेरे ग्रुप में अभी मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। कोई ऐसा ए मेंबर ढूंढना हूँ जो फ्री है और वो बुधवार शनिवार को आके ग्रुप खोले, उसको भले मैं पूरा कन्वेंस दे दूँ या कुछ भी दे दूँ, तो ये ट्रेडिशन के खिलाफ नहीं आता है। अभी तो क्या होता है कि वॉचमैन आके बैग रख देता है और ये होता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको मैं, तो इस तरह से जो है कि नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल में मैं एक आपको ये भी बताता हूँ कि मैं किस प्रोफेशन में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ ए को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ और क्या कर, मेरी शराब रुकी हुई है, शराब से दूर रह के मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे जी रहा हूँ ये बताना ज़रूरी है। तो मेरा प्रोफेशनल ये वो सब यहाँ पे नहीं आता है। तो हम लोग आजकल इस पे भी मैंने बहुत काम किया है कि आज पिछले करीब 15-16 साल के ऊपर हो गए हैं, मेरे घर में कुछ भी काम है तो मैंने किसी ए मेंबर को इन्वॉल्व नहीं किया। बाहर से लोग आए हैं, उनसे मैंने काम, क्योंकि ए में क्या होता है कि एक ही प्रोफेशन में कई मेंबर्स होते हैं। जैसे पेंटिंग का काम है, तो मेरे हिसाब से कम 15 ऐसे मेंबरों को जानता हूँ जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। अगर उनको नहीं दिया तो इसको दिया तो वो नाराज, इसको दिया तो ये नाराज। उससे अच्छा है कि बाहर के आदमी को बुला के, मैंने अभी पिछले अप्रैल मई महीने में मेरे पूरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रिपेयर काम हुआ, करीब 12 लाख का काम था। मैंने ए मेंबर को नहीं, वो सब ए में 2-3 मेंबर से बोल रहे थे मेरे को, अरे क्या ही हम लोग को देना, मैं नहीं। तो ये होता है। तो इस तरह से इनसे हम मान लें। और देन कम्स दी ट्रेडिशन 9, A as such now will never be organized, but we may create service board or committee directly responsible to those they serve. ये शुरू होता है ग्रुप लेवल पे। और एक बात मैं यहाँ पे बिल्कुल खास बोलता हूँ कि एक पैम्पलेट है कि ए ग्रुप वेर इट बिगिंस ऑल। ये पैम्पलेट हर एक ए मेंबर को ग्रुप में होना चाहिए। उन्होंने पहले ग्रुप नहीं समझ में आएगा तो आगे किसी और समझ में नहीं आएगी, मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ। क्योंकि आज मैं जो देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, उसमें कई जगह ऐसा होता है कि इंटर ग्रुप की मीटिंग में आईजीआर आके बैठता है, वो बोलता है मेरे को समझ में नहीं आता। तो कहाँ से समझ में आएगा? तुमको ग्रुप समझ में नहीं आ रहा है, तुमको ग्रुप की बिजनेस मीटिंग मालूम नहीं है, और तुम सीधा इंटर ग्रुप के आईजीआर ऑफिस में इसमें आके बैठे हो, तो ये नहीं समझ। तो इसलिए क्या होता है कि सर्विस बोर्ड कमिटीज हम बनाते हैं, मगर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल विल दोज दे सर्व। और दूसरी बात यहाँ पे एक है, एक पुराने मेंबर ने ये भी बताया था कि सर्विस बोर्ड एंड कमिटीज आर फॉर्म एज पर द ट्रेडिशंस, बट दे रन फॉर देयर चार्टर एंड बाइलॉज। यानी ग्रुप भी अपने चार्टर एंड बाइलॉज बना सकता है, ये सुविधा है अगर कोई इसको मालूम नहीं होगा। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ट्रेडिशन 10,
नो ओपिनियन ऑन आउटसाइड इशूज। तो मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा कोई आउटसाइड इशूज पे बात करता है। ये हम लोग कई बार कंट्रोवर्सीज में पड़ जाते हैं, और इस तरह की बातें होती है तो नहीं डिस्कस करेंगे तो उतना अच्छा है। ए के बारे में, बीमारी रिकवरी और इसके बारे में, सर्विस के बारे में ही चर्चा करें तो काफ़ी अच्छा होगा। एंड देन कम्स द ट्रेडिशनल लेवल और पब्लिक रिलेशन पॉलिसी, अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन। आज मैं मेरी पर्सनल लाइफ में भी कहीं पे भी मैं प्रमोट नहीं करता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये मेंबर हूँ, ये है, कुछ भी नहीं। अट्रैक्शन, लोगों को अपने आप अट्रैक्शन आती है। आज मैं पिछले 1.5 1 साल से देख रहा हूँ कि लोग इतना अट्रैक्ट होते हैं, यार तुम इतने तरोताजा खिले खिले कैसे रहते हो, क्या बात है। तब मैं जाता हूँ। और कहते बोलता है कि शराब से प्रमोट करना ही नहीं है, ये को सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस मीटिंग्स हैं। And फिर होती है 11 public relations policies based on attraction. We need always maintain personal anonymity at the level of press, radio, films and all. तो मुझे तो आज तक कभी मौका मिला नहीं है कहीं प्रेस पे, फिल्म में जाने का। और फेसबुक पे भी मैंने आज तक कभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि मैं ए मेंबर हूँ या ए की वजह से। हाँ, ये बात है कि कई बार ऑनलाइन मीटिंग्स में मैंने वीडियो ऑन किए हैं, बट वो इट मेक श्योर दैट सिर्फ ए मेंबर। अभी यहाँ पे मैंने वीडियो ऑन नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि L3A ये है फैमिली मेंबर, इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं किया जानबूझ के। मैंने ये भी नहीं बोला कि वीडियो करूँ कि नहीं करूँ, बंद ही रखा है। इसका एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ कि ये मीडिया के ऊपर एनोनिमिटी क्यों मेंटेन करनी चाहिए। लॉकडाउन पीरियड का एक अनुभव है मेरा। लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुला हुआ था और शाम को वॉकिंग करने के लिए जाते थे, तो एक मेंबर एक कोने में खड़ा था, तो उसने मुझे काफी सालों के बाद मुझे मिला। तो मुझे मिला, बोला अरे इतने शाम, तो बोला क्या मीटिंग मीटिंग करते हो। बोला मीटिंग कहाँ से करेंगे, मीटिंग तो बंद है। बोला मैं ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ। तो ऑनलाइन मीटिंग बोला तो मेरे को बोला इतने बहुत बड़ा अनुभव है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। बोला चलो बैठते हैं चाय पीते हैं। तो मास्क वास्क लगा हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग सब मेंटेन करते हुए में उसने मुझे बताया कि हितेश मुझे एक गलत आदत है कि मैं ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ तो मेरी पत्नी को साथ में लेके बैठता हूँ शाम को। मैं बोला क्यों, उसने तेरे साथ दारू पिया था क्या। बोला नहीं नहीं ऐसे ही टाइम पास। बोला ये टाइम पास करने की चीज़ नहीं है ऑनलाइन मीटिंग्स, और एक ही मीटिंग। बोला क्यों, अभी क्या हुआ था ये मैं अब सुनने की जैसी बात है। अभी वो क्या कर रहा था कि ईयरफोन है ना, एक ईयरफोन उसके कान में और दूसरा एक ईयरफोन उसकी पत्नी के कान में, तो दोनों मिलकर मीटिंग कॉमन वेलफेयर कर रहे थे। उसमें हुआ क्या कि एक मेंबर शेयर कर रहे थे, मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी पत्नी ने बोला कि ये आदमी आपका ये मेंबर है क्या, तो बोला हाँ। बोला ये तो मेरा इमीडिएट बॉस है। हो गया। अब ये औरत उसके बॉस के बारे में क्या सोचेगी जिंदगी भर कि ये तो साला बेवड़ा है। तो इसलिए ये वीडियो वीडियो ये सब करना बहुत खतरनाक हो सकता है। और अभी तो मुझे मालूम है फेसबुक पे एक ग्रुप है देयर इज अ सॉल्यूशन, वहां पे तो खुल्लम खुल्ला लिखते हैं कि ड्यू टू ए एंड दिस दैट आई एम अवे फ्रॉम एंड दिस दैट सोब्रिटी। मैंने आज तक नहीं किया क्योंकि ये मेरे स्पॉन्सर की मेहरबानी, उसने मेरा बिल क्लियर बोला था। तो ये सब होता है। एंड देन दी लास्ट वन, जैसे मैंने शुरू में बोला, प्लेस प्रिंसिपल बिफोर पर्सनालिटीज और स्पिरिचुअल फाउंडेशन। तो ये मैं आज तक काफी दिनों मेंटेन करके रखा हूँ। और एक कुछ लोगों ने, कुछ मेंबरों ने ये बात शेयर की, बताया कि एनोनिमिटी एट द लेवल ऑफ प्रेस, रेडियो एंड फिल्म्स, उसके नीचे एनोनिमिटी बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो ये मेंबरों को सबको एक दूसरे को मालूम रहता है कौन कहाँ रहता है, कहाँ पे क्या है, क्या काम कर रहे हैं, सब पता है। लेकिन इस लेवल पे एनोनिमिटी मेंटेन करना, क्योंकि इसके मैंने 2 3 अनुभव आपको बता चुका हूँ कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। अभी कई बार आवाज से भी पकड़ते हैं। अच्छा अच्छा, ये वीडियो ऑन का एक मैं आपको एक और अनुभव बता रहा हूँ। शुरू में जब मैं ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन किया था जुलाई 2020 में, तो लॉकडाउन खुलने के बाद मैं कहीं जा रहा था, पीछे से आवाज आई हितेश भाई हितेश भाई। मैं बोला कौन है, मैं बोला कौन आवाज दे रहा है। फिर एक मेंबर उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला हितेश भाई मैं सो एंड सो यहाँ का मेंबर हूँ, मैंने आपको ऑनलाइन पे सुना था शेयरिंग। अब देखो वीडियो ऑन होने से वो कहाँ रहता है, किधर, दिल्ली के कौन से कॉर्नर में, और बॉम्बे में मेरे को कहाँ मिलता है, मेरे को पहचानता है। तो इसके कुछ उपयोग भी है, लेकिन इसको हमको कैसे वापरना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन ट्रेडिशन 12, और एनोनिमिटी द स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ ऑल आवर ट्रेडिशन। तो यहाँ पे ये जो मैंने बोला कि मैं शराबी हूँ, मेरा नाम हितेश है, ये बेस इधर है। इसलिए मैंने बोला था शुरू में कि मैं ए में शराबी हूँ और आज के दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ, ये ज्यादा महत्व है। मैं हितेश हूँ क्या हूँ ये महत्व नहीं है।
तो जैसे बोला कि मैंने आज शराब से दूर है कि 8 दिन और 36 बरस हो गए, तो ये महत्व है। हितेश ने किया नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस है इसलिए मैं आया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ए में आता हूँ इसलिए ये सब रिकवरी। अगर मैं आऊँ ही नहीं, तो शुरू में मैंने बताया जैसे एड्रेस किसी में होते हुए मैं नहीं आया, तो कौन सा ए और कौन सा प्रोग्राम होता था। और दूसरी एक, इट इज नाउ 18/7, एक 5 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। ग्रेटिट्यूड डेज के बारे में मैं आपको एक और अनुभव मेरा शेयर करता हूँ। जैसे प्लेस प्रिंसिपल बिफोर पर्सनालिटीज। तो मैं जब 1 साल पूरा किया था, तब मेरे स्पॉन्सर को फोन किया था, बोला अनिल भाई मेरा 1 साल हो गया है, तो आप थैंक यू में आएंगे? तो बोला मालूम नहीं, मैं बोल नहीं सकता। बोला ठीक है, दूसरे साल भी, तीसरे साल में उन्होंने मुझे बोला कि हितेश, मैं अगर तेरे थैंक्स गिविंग में नहीं आया तो तू नहीं करेगा? बोला नहीं नहीं होगा ना। तो बोला बस, वो यहाँ पे कोई व्यक्ति मतलब का महत्व नहीं है, तुम्हारा थैंक्स गिविंग है। यू हैव टू थैंक योर ग्रुप, योर फैमिली एंड द लोकल एरिया मेंबर्स एंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस एंड गॉड। ग्रेटिट्यूड डे, ग्रेटिट्यूड में ग्रेट एटीट्यूड। और ये मुझे समझ में आया। और देखिए, मेरा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कुछ भी है कि मेरे स्पॉन्सर सिर्फ मेरे एक ही थैंक्स गिविंग पे आए थे, वो मेरा छठवां थैंक्स गिविंग। उसके बाद वो बीमार बीमार रहने लगे, लंग कैंसर था उनको, और वो गए। तो उसके बाद वो कभी मेरे थैंक्स गिविंग को भी आ नहीं थे। और वहां से लेके आज तक, इतने 30 सालों में मुझे याद नहीं कि मैंने किसी को भी फोन करके इनवाइट किया है कि मेरा ग्रेटिट्यूड डे है, आप आना जरूर। केवल 25वें साल में भी यही हुआ था। 25वें साल में मैंने सूरत, बड़ौदा, कहाँ कहाँ फोन किए थे, कोई आया नहीं था। तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि अपने को सिंप्लिसिटी में ग्रेटिट्यूड होना है। तो प्लेस प्रिंसिपल बिफोर पर्सनालिटीज। और एक मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। 24 आवर बुक में एक जगह पे लिखा हुआ है, वो जून या जुलाई महीना मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां पे लिखा है कि डोंट मेक टाइनी गॉड आउट ऑफ ए, बिकॉज एवरी ए मेंबर स्टैंड द क्ले फुट, वन सी वेव कैन वॉश आउट एवरीथिंग। ये मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि आज तक मैं उस चीज को पाल रहा हूँ कि किसी भी मेंबर को भगवान नहीं बनाया है, उसको ये नहीं बोला कि ये कुछ बहुत पर्सनालिटी है। ठीक है, अपना ए मेंबर है, उसके अनुभव से मुझे कुछ मिलता है, मेरे अनुभव से उसको कुछ मिल, वो सब बरोबर है। लेकिन उसके सिवा मेरा कुछ होने वाला नहीं है, वही सब कुछ है। वो सब तो मैंने जीवन में बिल्कुल भी नहीं निकाला है। तो ट्रेडिशंस को देखने का मेरा दूसरा जो नजरिया है, इसके पे मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ। बचपन से लेके आज तक मैंने जो मेरी लाइफ में देखा, जब मैं स्कूल में जाता था, वहां पे एक यूनिफॉर्म होती थी, वहां पे एक टाइम होता था, वहां पे एक टाइम टेबल होता था, हमको उसी हिसाब से चलना पड़ता था। फिर जब मैं आगे जॉब में गया, तो वहां पे जॉब का एक इन टाइम होता था, आउट टाइम होता था। फिर कुछ वहां पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बायलॉज होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे कुछ रूल रेगुलेशंस है। यस, एकदम सीधा साधा उदाहरण कि आपको अगर यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए कम से कम एक ऑथोराइज टिकट लगेगा ना, या भले पैसा तो देना पड़ेगा दिल्ली तक जाने के लिए। अगर मैं वो भी नहीं करूँ, तो फिर तो ये मेरा नजरिया है ट्रेडिशंस को देखने का, कि हमने बचपन से लेकर आज तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाला ही है। परिवार में भी कुछ रूढ़ियां थी, परंपराएं थी, वो आज तक हमारे घर में चल रहा है। तो ये अनजाने में हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे हम जान रहे हैं कि ट्रेडिशन है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, और किसी ने हमारे लिए कुछ बना के रखा है। एक बार एक मेंबर ने आर्गुमेंट किया था कि पानी के ऊपर लिखा हुआ कोई कायदा नहीं होता है। तो बोला पानी के ऊपर लिखा हुआ कायदा नहीं, तो पानी में खाली उंगली घुमा दो ना, तो पानी अमृत हो सकता है, और उल्टा घुमा दो जहर भी बन जाता है। तो ये आर्गुमेंट करके कोई फायदा नहीं है। तो ये बहुत बड़े दुख की बात है। मैं आजकल जो ये मैं आज का माहौल देख रहा हूँ, फिजिकल मीटिंग्स में या इवन ऑनलाइन पे भी, कि ट्रेडिशन को कोई ध्यान देता नहीं है। बस दारू से दूर रहो, स्पॉन्सर करो, लिटरेचर पढ़ो, बिग बुक पढ़ो, ये करो वो करो, और ट्रेडिशन कोई नहीं देता। मेरा अनुभव है मेरे प्राइमरी पर्पस ग्रुप का भी, तो वो मैं इस पे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि यहाँ से कोई जाके वहाँ पे फिर बोलेगा कि हितेश ने ऐसा शेयरिंग किया था। लेकिन एक बार जो प्रोटोकॉल लिया है, तो उसको फॉलो क्यों नहीं करा? इसमें पर्सनालिटी क्यों बना के रखा है? तो ये सब होता है दोस्तों। खैर, तो ये मेरी ए की जो भी आज तक की मेरा जो सफर
23 अगस्त 1986 से आज 8 फरवरी 2026 संडे की शाम, जो भी मेरे ट्रेडिशंस के बारे में, जो मेरा अनुभव, मैं स्टेप्स के बारे में कुछ नहीं बोला हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा विषय ट्रेडिशंस है, तो मेरे को स्टेप से कोई। हाँ, दूसरी बात है कि जैसे अपनी इन्वेंट्री होती है वैसे ग्रुप इन्वेंट्री भी होती है। तो ग्रुप इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट भी करना चाहिए, मैंने मेरे ग्रुप में किया है और उसका कुछ पॉइंट्स हमने लिख के भी रखे हैं, उसको हम लोग इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्रुप इन्वेंट्री में ज़्यादा करके तो बिजनेस मीटिंग ही है, लेकिन उसके अलावा भी ये जो मैंने जिक्र किया अपना ट्रेडिशन चेकलिस्ट, वो भी कहीं से पता करके, नहीं तो मैं उसकी, मेरे पास फोटो है तो मैं आपको भिजवा दूंगा, तो उसमें देखना ट्रेडिशन चेकलिस्ट होता है। तो ग्रुप इन्वेंट्री लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ग्रुप से हम क्या कर रहे हैं, ये सब बहुत कुछ होता है। तो खैर, यहाँ पे काफ़ी मेरे जाने पहचाने नाम हैं, जाने पहचाने लोग हैं। तो मैंने अपने इतने अनुभव में शराब से दूर रह के, और दूसरी बात यह है कि अगर मैं इच्छा रखता शराब से दूर रहने की, तो आज मुझे 40वां साल होना था। और अगर 78 में मैं इच्छा रख के मैं आ जाता था, तो 47 ईयर्स। लेकिन ये इच्छा नहीं होने के कारण ये सब हुआ है। तो फिर एक बार मैं इस शब्दों पे जोर देता हूँ कि द ओनली रिक्वायरमेंट है डिजायर। किसी भी चीज़ के लिए कुछ करना है तो भी डिजायर है, कुछ नहीं करना है तो भी डिजायर है। तो ये बहुत ज़रूरी होती है। और मैं जो बोलता हूँ, जो करता हूँ, वो मुझे अवेयर रहना चाहिए कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। कॉमनवेल्थ एज इट कम्स। तो खैर, तो इस पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप और अल्कोहलिक्स एनोनिमस, हाँ, खास करके ऑनलाइन ग्रुप्स का मैं बहुत आभार हूँ, क्योंकि 2020 में जब मैंने ऑनलाइन मीटिंग शुरू की थी, मैंने बताया जैसे ग्लोबल लॉकडाउन थी और ये कानपुर में एक मीटिंग हुआ करती थी, वो अभी नहीं है। फिर कलकत्ता में, दिल्ली में ग्लोबल लॉकडाउन मैंने किया। फिर वो, तो इस तरह से बहुत कुछ, और वहाँ पे मेरे ऑनलाइन के बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनकी मेरी पर्सनली मुलाकात बम्बई में हुई भी है, प्रमिला जी मिले थे। तो ये बहुत एक अच्छी बात है ऑनलाइन मीटिंग होना। और एक पॉइंट था, लेकिन अभी मेरे को ध्यान में इतना नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा हर एक मेंबर से कि स्टेप वर्किंग होता है या नहीं होता है, लेकिन ए को धोखा बाहर से नहीं, अंदर से ही है। तो इसलिए हर एक मेंबर ने अपनी जिम्मेदारी संभल के, ट्रेडिशन में रह के, ए के फ्रेम में रह के जो भी करना है, वो ए के फ्रेम में रह के करना है। तो आज 8 फरवरी 2026 रविवार की शाम को 6 बजकर 14 मिनट पर मेरी शराब रुकी हुई है। 5 बजे क्या हो गया मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। अच्छा किया तो अच्छा किया, बुरा किया तो बुरा, कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। और 9 बजे क्या होने वाला है इसके बारे में मैं नहीं सोचता। 9 बजे जब बजेंगे तब होगा। आज मेरे पास 13,157 दिनों का अनुभव है जो मुझे गाइड करता है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मेरे शेयरिंग में अगर किसी को कुछ पसंद आया, अच्छा लगा, तो जीवन में पालने की कोशिश करना। नहीं अच्छा लगा तो छोड़ देना। कोई खाली कंट्रोवर्सी मत खड़ी करना कि ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। मैंने मेरे अनुभव से बोला है। तो लास्ट में एक ही बोलता हूँ कि ट्रेडिशन नहीं समझ में आए तो एक शब्द समझ में आया ना, कॉमन वेलफेयर, यूनिटी, ग्रुप कॉन्शियस, लीडर्स, desire, then autonomous, then carry the message, finance, ये वो, and contribution, and then comes non-professional, और उसके बाद में सर्विस बोर्ड कमिटीज, ये जो फॉर्मेशन है। तो एक मेरे सर्विस स्पॉन्सर ने जो बताया था, वो बताया था कि ट्रेडिशन 1 से लेके 6 ये बताता है कि क्या करना है, और ट्रेडिशन, सॉरी, 1 से लेके 7 ट्रेडिशन बताता है क्या करना है, और 8 से लेके 12 ट्रेडिशन बताता है क्या नहीं करना है। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि क्या नहीं करना है वो पहले सीखे, जो करना है वो तो अपने आप होते जाता है और वो होता रहता है। मैं काफ़ी खुश हूँ मेरी इस रिकवरी से। मैं रिकवरी तो नहीं बोल सकता कि शराब से दूर है, कि मैं जो भी कर पा रहा हूँ ए के लिए, या मेरे फिजिकल होम यूज के लिए, या ऑनलाइन पे जो भी मैं कर पा रहा हूँ। अभी तो ऑनलाइन पे मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है क्योंकि फिजिकल मीटिंग शुरू हो गई है, इसके लिए मैं ज़्यादा ऑनलाइन मीटिंग शाम को नहीं करता हूँ। सुबह में एक मीटिंग मेरी होती है, जब भी मैं मौका मिलता है मैं आता हूँ। तो फिर एक बार स्मृति जी और आप सभी मैनेजमेंट जो भी है, अपने पिंक सिटी ऑनलाइन का बहुत बहुत आभार। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हैव अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू। गुड डे।